हाँ, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे आपकी संस्कृत का वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी टॉपिक समास। और समास में आपके इस बार ओनली फॉर अविभाव समास आ रहा है, ठीक है, पूरे 3 नंबर का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले शर्त, कोई डाउट नहीं रहने वाला ये वीडियो देखने के बाद। कोई भी क्वेश्चन मैं जितना आज कराऊंगा उनके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हाथों हाथ अभी का अभी आपको लर्न हो जाएगा, तुरंत वीडियो देखने के तुरंत बाद आप कहोगे टेस्ट कहाँ है, टेस्ट देना है हमें। इतना इजी तरीका लेके आया हूँ आपके लिए, ज़बरदस्त तरीका। दूसरी बात, आपके एग्जाम में 3 नंबर का सवाल आएगा इसमें, ठीक है, पूरे 3 नंबर पक्के अभी के अभी छोटे से वीडियो में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाओ अव्ययी भाव समास। ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन टॉपिक की बात की जाएगी, ठीक है। अव्ययी भाव समास, बस एक ही आ रहा है तो इसी की बात करते हैं। अब यहाँ से डेफिनेशन कुछ नहीं आएगी एग्जाम में, लेकिन फिर भी कुछ बातें बता दूं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा, या तो सामासिक पद आएगा, उसका समास विग्रह पूछेगा, मतलब टुकड़े करना पूछेगा, या फिर टुकड़े किया हुआ रहेगा उससे समास शब्द, सामासिक शब्द बनाना है आपको। और ये पूछेगा इसमें कौन सा समास है, तो समास तो अविभाव है तो वो तो पूछेगा नहीं इस बार, बस विग्रह करवाएगा या फिर शब्द बनवाएगा। समझ में आ गई। समास का नाम नहीं पूछेगा, जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि समास ही एक ही आ रहा होता है, किसको पता है। अब इसकी कुछ खास बातें, हालांकि सिर्फ ये माहौल बनाने के लिए लिख रहा हूँ खास बातें, क्योंकि एग्जाम में लिखनी नहीं है खास बातें, सीधी बात पॉइंट उसकी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बता दूं, ठीक है। तो पहली बात है कि अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, एक बात तो ये। दूसरी बात, प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद जो होता है वो कहीं ना कहीं उपसर्ग का होता है, मतलब जो उपसर्ग जानते हो, अनु, उप, प्रति, यथा, इन उपसर्ग से होता है, ठीक है। और जो सामासिक पद बनेगा, जो अपन सामासिक शब्द बनाएंगे ना, सामासिक जो शब्द बनेगा वो सामासिक शब्द बनने के बाद में वो नपुंसकलिंग और एक वचन में हो जाएगा। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे कोई 2-3 बातें मैंने बता दी। चलो वो तो कोई साइड की बात थी। अब मैं एग्जाम में क्या आएगा वो बात करता हूँ सीधी। आपकी एग्जाम के अंदर अविभाव समास से अपन को 6 या अव्यय कोर्स के अंदर दे रखे, उनसे क्वेश्चन आएगा। पहला कौन सा? पहला सपोज उप, पूरी बात समझना। दूसरा निर, वैसे कोई जरूरत नहीं, आगे पीछे कैसा भी आओ, बस अपन को ये अव्यय देखना है। उप, निर, प्रति, यथा, बात समझ रहे हो? उप, निर, प्रति, यथा, और फिर बात करता हूं मैं अनु, और लास्ट छठी जो अपने कोर्स में है वो है अधि। बस ये 6 अव्यय शब्द से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बस, और कुछ भी याद नहीं करना। अब मैं इनको एक एक उठाता हूं, ये कोई बात नहीं, साइड में से लिख लेना। अगर क्या पता कोई एक आदि कोई विशेषता पूछ ले ऑब्जेक्टिव के अंदर कि अविभाव समास में होता है प्रथम पद प्रधान, यस, प्रथम पद उपसर्ग, यस, सामासिक शब्द जो बनता है वो नपुंसकलिंग एकवचन होता है, यस, या फिर चौथा कोई गलत दे दे, पूछ ले कौन सा गलत है, इसलिए कोई 2-3 बात लिख लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब मैं एक लेता हूं, पूरा एक्सप्लेन करके खोल के लिखता हूं इन सब की मीनिंग क्या होती है और क्या आपको लगाना है, ठीक है। चलो फिर फर्स्ट शब्द अपने लिया जो एग्जाम में आएगा आपके, उप, पूरी बात समझना। उप अव्यय आएगा, है ना। अब उप अव्यय का मतलब क्या होता है, हिंदी में पहले मीनिंग बता दूं। उप का मतलब होता है समीप, मतलब नजदीक, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अपन को क्या करना है कि उप से जब भी कोई शब्द आ जाए तो आपको क्या करना है, षष्ठी विभक्ति। बहुत इजी है, उप जब भी आ जाए तो षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति में भी एक वचन। अभी बताता हूं, कुछ भी ये मत सोचना कि शब्द रूप याद करने पड़ेंगे, नहीं, उसमें भी ट्रिक लेके आया हूं, वो नहीं, कुछ याद नहीं करना। षष्ठी विभक्ति ध्यान रखना, इसके बाद में समीपम लगा देना है, बस। षष्ठी विभक्ति और समीपम आपको लगाना है, ये ट्रिक है शानदार। और षष्ठी विभक्ति में भी याद कुछ नहीं करना। राम की षष्ठी विभक्ति होती है राम, रामस्य, रामयो, रामाणाम, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन रामस्य, मतलब आपको सिर्फ ये लगाना है। जैसे रामस्य होता है ना, लास्ट में ये से लगाना है, बस। कोई भी मूल शब्द हो या मुख्य शब्द और उसके आगे से। कृष्ण तो कृष्ण से, राम है तो रामेश से, कोई सा भी हो, से लगाना है। षष्ठी विभक्ति का मतलब आधा से और ये, बस। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, क्या आएगा एग्जाम में आपके, सपोज आया उपकंठम,
पूरी बात समझना, उपकंठम एग्जाम में लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और आपसे पूछा इसका समास वगैरह करो और बताओ कौन सा समास, हालांकि ये आएगा नहीं कौन सा समास तो अव्यय होगा। तो अब मेरी बात सुनना, इसका अगर आपसे समास वगैरह पूछे तो आपने तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहे उप है, वेरी गुड। उप का मतलब समीप। तो आपको जब भी उप उपसर्ग को क्या लगाना है, षष्ठी विभक्ति, किसमें, मूल शब्द में। इसमें मूल शब्द क्या है, कंठ। इतना तो कॉमन सेंस जानते हो भाई। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लूँ, पूरी बात समझना। मैंने कहा उप रामम, पूरी बात समझना। जैसे मैंने यह कहा उपरामम, तो इसमें मूल शब्द क्या है, राम। वैसे इसमें मूल शब्द क्या है, कंठ। तो वो जो मूल शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो कंठ की षष्ठी विभक्ति, कंठ तो लिखना है और उसके आगे क्या लगाना है, से। बस कोई शब्द रूप याद करने की जरूरत नहीं है, कंठस्य। और फिर उसके बाद में क्या लगाना है, समीपम। बस कंठस्य समीपम, ये आपका हो गया इसका समास विग्रह, खत्म बात। जैसे उपरामम, उप दिख गया मतलब समीप, समीप का मतलब ये फॉर्मूला, ये सूत्र ध्यान रखना, ये सूत्र है, फॉर्मूला है उपरामम। तो इसमें मुख्य शब्द क्या है, राम। तो रामस्य, और उप का मतलब समीपम, तो रामस्य समीपम। बताओ। फिर एक एग्जांपल और लिया मैंने, उप कृष्णम। मूल शब्द क्या है बताओ, कृष्ण। इतना तो कॉमन सेंस सब में। तो कृष्ण से समीपम, मतलब मुख्य शब्द ले लो और उसके आगे षष्ठी विभक्ति एक वचन से लगा दो, आगे समीपम। कंठस्य समीपम, रामस्य समीपम, कृष्ण से समीपम। अब इसका उल्टा आ जाए, जैसे ये ऐसे पूछ लेता है, कृष्ण से समीपम, अगर ये एग्जाम में आ जाता है और फिर आपसे पूछेगा इसका समास, वो क्या बोलते हैं, ये सामासिक पद बनाओ, तो आपने तुरंत किया अच्छा से, क्या क्लिक किया, से। रामस्य, कृष्ण से, मतलब षष्ठी विभक्ति। अरे यार ये तो उप है, मतलब ये तो उप अव्यय है। तो आपको क्या लगाना है, उप। समझ लो, देखो उप और मुख्य शब्द क्या है इसमें, कृष्ण। उप कृष्णम, मेरी बात समझ में आ गई, बस उप कृष्णम। तो है बहुत इजी, जैसे रामम होता है वैसे कृष्णम, तो इजी बहुत है। षष्ठी विभक्ति के बाद में समीपम लगाना है और बाकी सब में कंठम, रामम, कृष्णम, बहुत इजी, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। आगे समझ में। ऐसे नेक्स्ट देखो, निर, ठीक है, सेकंड नंबर लगाओ आप, और वो क्या है, निर। और निर का मतलब होता है हिंदी में अभाव। बात समझ में आ गई, निर का मतलब अभाव होता है। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा बहुत ईजी है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि आपको जैसे पिछले में अपन ने षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाया था, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाना। जैसे रामस्य, रामयो, रामाणाम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसमें रामस्य मतलब एक वचन वो विभक्ति लगाई थी, इसमें एक वचन और द्विवचन, रामयो, रामाणाम, षष्ठी, तीसरी विभक्ति बहुवचन होती है वो। तो यानी कि षष्ठी विभक्ति एक वचन की जगह क्या आ जाएगा, बहुवचन। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन और उसके साथ में अभाव है, बस ये फॉर्मूला बन गया। कितना इजी है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन प्लस अभाव है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया और आप एग्जाम में पहचानना क्या है कि ये निर शब्द दिख जाना चाहिए। और निर मैंने आपको बता दिया था, पढ़ना आना चाहिए। रे ऊपर लगेगा, नेक्स्ट शब्द पे लगेगा। भाई निर है ना, तो नेक्स्ट शब्द पे लगेगा। जैसे मैंने कहा निर, तो निर ये लग गया, निर म के ऊपर है, तो निर मनुष्यम, निर मनुष्यम। अगर निर्मनुष्यम शब्द आपको दिखा तो आपने तुरंत माइंड में क्लिक किया, यार इसमें तो निरअव्यय है, और निरअव्यय है तो इसकी कोडिंग चेंज कर दो। षष्ठी विभक्ति क्या होगी, जैसे मैंने फिर बात बता दी, रामाणाम षष्ठी, मतलब नाम आएगा लास्ट में, ना है तो नाम आएगा, हणा की जगह ना भी आ सकता है, नाम वो तो शब्द पर डिपेंड करेगा। जैसे मनुष्याणाम, ठीक है, यहाँ मुख्य शब्द आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, इसमें मुख्य शब्द क्या है भाई, निर्मनुष्यम में मनुष्य मुख्य शब्द, इतना तो जानते ही हो। तो क्या आ जाएगा षष्ठी विभक्ति में मनुष्य का, मनुष्याणाम। बात समझ में आ गई भाई, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, रामेश्वर, रामयो, रामाणाम, मनुष्याणाम, अभाव है। बात समझ में आ गई ना, आगे अभाव है लगा दो। ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, निर्जनम। अब यहाँ पर निर्जनम है, मतलब क्या हुआ कि जन का मतलब लोगों का अभाव है। तो क्या है, इसमें जन मुख्य शब्द है, ठीक है। तो जन का मतलब जनानाम, ठीक है, तो जनानाम अभाव है ना, इजी। मतलब इसमें निर्जन था तो जनानाम होता है, जनानाम नहीं होता, जनानाम होता है, तो जनानाम अभाव है। बहुत इजी है। ऐसे ही मैंने वैसे सब में नया आएगा, कोई एक दो शब्द, जैसे यही मान लो ये एक शब्द इसमें नया आता है। एक शब्द लिया मैंने, निर्मक्षिकम,
मक्षिकम। मक्षी का मतलब यहाँ पर मक्खियाँ होता है, मक्खियों से रहित, मतलब जिसमें मक्खियाँ नहीं हो। भाई निर का मतलब अभाव होता है, तो निर्मक्षिकम का क्या बन जाएगा, इसमें मेन शब्द क्या है, मक्षी, तो मक्षिकाणाम, मक्षिका होता है मुख्य शब्द, ठीक है। तो मक्षिकाणाम मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचन रामाणाम, समझ गए ना। मक्षिकाणाम अभाव है, मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको तो बस ये फॉर्मूले याद करना है। मेरी बात समझ में आ गई। षष्ठी विभक्ति बहुवचन के साथ में अभाव है ना, इजी। ओके, अब नेक्स्ट है प्रति, ठीक है। नेक्स्ट क्या, प्रत्यव्यय, बहुत ज़्यादा इजी है। इसका मतलब होता है दोहराने के लिए यूज होता है, ये विप्सा बोलते हैं वैसे, यानी कि रिपीटेशन। आप तो सिर्फ इतना समझना, दोहराना, रिपीटेशन करना, प्रति का मतलब ये होगा, ठीक है। और इसका जो सूत्र बन जाएगा वो बन जाएगा आपके सेम, जो भी वर्ड होगा उसी का रिपीटेशन, लेकिन आपको करना क्या है, इसके अंदर जो भी शब्द होगा, भाई जो भी शब्द होगा वो उसका रिपीटेशन, लेकिन इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी, ठीक है, द्वितीय विभक्ति, ये आपको ध्यान रखना। द्वितीय विभक्ति आएगी इसके अंदर एक वचन, जैसे रामम, समझ गए, रामम ऐसे वाली, तो ये ध्यान रखना, इसमें द्वितीय विभक्ति आ जाएगी और प्रति लग जाएगा, ठीक है, यानी द्वितीय विभक्ति के साथ में प्रति लग जाएगा। सिंपल फॉर्मूला इसका यही है। एग्जाम्पल होगा तो समझ में आएगी, खैर बात है। तो जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया, प्रतिगृहम, पूरी बात समझना, ये अगर एग्जाम में सेंटेंस आ गया, आपका माइंड तुरंत क्लिक कर गया कि यहाँ तो प्रत्यव्यय है, ये रहा प्रति, तो करना क्या है, इसमें मुख्य शब्द क्या है, गृहम, गृहम। तो आपका इसमें जो समास विग्रह करेंगे वो क्या करेंगे, गृहम गृहम प्रति, गृहम गृहम प्रति। बात समझ में आ गई, मतलब कि द्वितीय विभक्ति से रामम, वैसे ही आपका इसमें भी गृहम, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल और ले लो, बोले आप प्रत्येकम, प्रत्येकम। अब इसमें प्रति है, तो देखो इसमें मुख्य शब्द क्या है, प्रति प्लस एकम। भाई संधि विच्छेद आता है प्रति प्लस गृहम, वैसे इसके संधि विच्छेद क्या बनेगा, प्रति प्लस एकम। तो इसमें मुख्य शब्द क्या है, एकम, एक, मुख्य शब्द एक, और एक का जो बहुवचन सॉरी द्वितीय विभक्ति बनेगी वो बन जाएगी एकम, मतलब लोड नहीं लेना, एकम, लास्ट में मैं लगाना है, ये मान लो। इसकी पहचान क्या है, म, कोई भी शब्द हो उसके आगे ये अनुस्वार लगाना है, ऐसा मान लो म, इसके ऊपर भी लगा सकते हो बिंदी अनुस्वार, वो भी चलेगा, लेकिन ऐसा लिख देना ज़्यादा बेटर है। गृहम, एकम, कोई भी शब्द आ जाए, ठीक है। तो एकम, एकम प्रति, प्रति तो सब में लगेगा, बन गया फॉर्मूला। द्वितीय विभक्ति लगानी है और उसके बाद में प्रति लगाना है, मतलब, और ये छोटी सी पहचान ये मैं वाली आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक एग्जांपल और लूँ मैं, प्रत्यर्थम, 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 ठीक है, ये प्रत्यर्थम। तो अब इसके अंदर मुख्य शब्द क्या है प्रत्यर्थम में, प्रति प्लस अर्थम। भाई संधि विच्छेद करो इसका, प्रति प्लस अर्थम, तो प्रति तो और मुख्य शब्द हो गया अर्थ, प्रति तो अव्यय है, तो मतलब अर्थ का द्वितीय विभक्ति अर्थम, अर्थम प्रति। बताओ क्या क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर ये आ जाए और फिर आपसे पूछे बताओ सामासिक शब्द बनाओ, एकम, एकम प्रति, इसका मतलब आप समझ गए प्रति वाला है, तो प्रति और मुख्य शब्द क्या है, एकम, बस, तो प्रति प्लस एकम, तो संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा प्रत्येकम। तो मतलब है बहुत इजी, चाहे वो समास विग्रह पूछ ले, विग्रह से ये पूछ ले, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी। और एक बात और बताऊं, ये जितने एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना मैं आपको, यही एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल भी ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे, ज़्यादा लोड होता है नहीं, संस्कृत में फिक्स एग्जाम्पल होते हैं, फिक्स रूल है, बहुत ईजी है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है यथा, ठीक है। तो नंबर 4 है अपना यथा अव्यय। यथा में बहुत ज़्यादा ईजी है, यथा में आपको अनतिकर में लगाना है, बस। अनतिकर में क्या होता है, अतिक्रमण का उल्लंघन करने वाला, वैसे उतना लोड नहीं लेना आपको। अनतिक्रम में आपको इसके अंदर यथा का मीनिंग होता है एक्चुअली। फॉर्मूला क्या बनेगा, सूत्र क्या बनेगा, बहुत ज़्यादा इजी है कि एक तो इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी, ठीक है, और द्वितीय विभक्ति आने का मतलब बस कोई भी शब्द मुख्य शब्द उसके आगे मैं लगा दो, है क्या, लोड लेने की जरूरत नहीं है कहीं पर, ठीक है। द्वितीय विभक्ति के बाद में सूत्र क्या बन जाएगा, आपको अनतिक्रम में लगाना है, बस। क्या लगाना है, अनतिक्रम में। बताओ फिक्स फॉर्मूले बन गए, एक 6 फॉर्मूले याद करने, 6 में 3 नंबर पूरे, कितना इजी है। अब मैं एग्जांपल अगर लूँ कुछ यथा से, तो मैंने एग्जांपल लिया सपोज यथा शक्ति, ठीक है, यथा शक्ति लिया। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया आपका यथा शास्त्रम, फिर एग्जांपल लिया
यथेच्छम। 3 एग्जाम्पल भी अगर ढंग से समझ, एक बात और है, इन्हीं एग्जाम्पल्स में उठ के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये हो रहा है, ठीक है। अब देखो यथाशक्ति, आपने यथा देखा, ये रहा यथा हुए, दिख गया, तो आपको लगाना है द्वितीय विभक्ति किसकी, मुख्य शब्द की। मुख्य शब्द क्या, शक्ति, तो शक्ति आपने मुख्य शब्द ले लिया। इसमें द्वितीय विभक्ति का मतलब म, तो शक्तिम, भाई द्वितीय विभक्ति का मतलब म, शक्तिम अनतिकर्मे। बहुत ज़्यादा ईजी है, फॉर्मूला याद करना है छोटा सा बस, कि कोई भी शब्द है द्वितीय विभक्ति आगे अनतिकर्मे। ऐसे ही यथा शास्त्रम, तो मेन शब्द क्या है, शास्त्रम, तो शास्त्रम में तो ऑलरेडी मैं लगा हुआ, तो लगाने की जरूरत नहीं द्वितीय विभक्ति में, तो शास्त्रम अनतिकर्मे, है ना इजी। और फिर नेक्स्ट है यथेच्छम। इस यथेच्छम में मुख्य शब्द है इच्छा, भाई यथा तो इसमें लगा, यथा प्लस इच्छम मतलब इच्छा मुख्य शब्द है, तो इच्छा तो मुख्य शब्द है, इतना तो कॉमन सेंस है, आप में मैं लगा दो इच्छाम, और अनतिक्रमे। बहुत ज़्यादा इजी है ना। अगर इधर से पूछ ले कि इसका समासिक पद बनाओ, तो शक्तिम अनतिकर्मे, और आपने तुरंत माइंड क्लिक कर गया कि यार अनतिकर्मे तो जब भी दिखेगा इसको डिलीट करके यथा लिखना है इसकी जगह, अगर ये शब्द बनाना हो तो, समझ गए। और यथा से वो पूछे तो यथा डिलीट करके अनतिकर्मे लगाना है, तो अनतिकर्मे डिलीट करके यथा लगाना है, और मुख्य शब्द शक्तिम, तो यथा शक्तिम, यथा शास्त्रम, यथेच्छम। देखो ये तो अलग अलग शब्द है, इसलिए इनमें संधि नहीं हुई, इसमें संधि हो गई, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम। तो बहुत इजी है, बाकी तो मेन शब्द रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं संधि हो जाती है, तो संधि जब होगी तो यथेच्छम हो जाएगा। ये था आपका चौथा, बहुत इजी है ना। अब हम पढ़ेंगे नंबर 5 अनु, ठीक है। तो नंबर 5 है आपका अनु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 फॉर्मूले बनेंगे। अनु का मतलब होता है एक्चुअल में पीछे, अनु का मतलब क्या होता है, पीछे। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा, सूत्र जो बनेगा वो बनेगा, इसमें एक तो षष्ठी विभक्ति आएगी, लेकिन षष्ठी विभक्ति के अंदर क्या है, वैसे तो एक वचन आएगी बेसिकली। षष्ठी विभक्ति एक बताता हूँ, चलो दोनों बताता हूँ। एक तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, और उसके बाद में आपको क्या लगाना है, जैसे कि ये अनु है तो आगे अनु लगाना है, ठीक है, योग्यम लगाना है, यानी कि षष्ठी विभक्ति एक वचन के आगे योग्यम लगाना है। ध्यान रखना, अनु का मतलब क्या होगा, एक तो होगा योग्यम, एक फॉर्मूला तो ये बना, इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, और फिर एक फॉर्मूला और बनेगा, वो बनेगा इसी में सेम टू सेम वापस अनु में ही षष्ठी विभक्ति रहेगी, षष्ठी विभक्ति रहेगी, लेकिन वो द्विवचन वाली रहेगी, और उसके बाद में आता है पश्चात। तो ये वैसे ये मत सोचना कि पश्चात कब लगाएंगे और योग्यम कब लगाएंगे, अपने आप पता चलता है, एग्जाम्पल होगा तब समझ आएगा। मैं चाहता तो सिर्फ यही बता देता, लेकिन वो भी कभी कभी आपसे, आपके लेवल का इतना नहीं है, लेकिन कभी कभी हो सकता है पूछ ले, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है जिसमें षष्ठी विभक्ति जैसे रामश्य वाली आएगी, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया अनुरूपम, जैसे ये आपको सेंटेंस एग्जाम्पल दिखा अनुरूपम, आपने अनु अव्यय देख लिया, आगे रूपम है, तो क्या बनेगा, अनु का मतलब, अनु जब भी आएगा षष्ठी विभक्ति मुख्य शब्द में, मुख्य शब्द क्या है, रूप, तो रूपस्य, भाई षष्ठी विभक्ति रामस्य, मैंने कहा ना षष्ठी विभक्ति में से लगाना है, तो रूपस्य योग्यम, योग्यम, रूपस्य योग्यम, डन। तो ये तो हो गया इसका, जिससे आप इसको अपने आप पता चल रहा है कि रूप के योग्य, मतलब वो रूप के योग्य, रूपस्य योग्यम। ऐसे में एग्जाम्पल ले लूँ अनुगुणम, तो क्या बन जाएगा, गुण मुख्य शब्द है, तो गुणस्य योग्यम, ठीक है। ये तो इनके एग्जाम्पल हो गए जिसमें अपन को षष्ठी विभक्ति लगानी है, बहुत इजी है। और एक एग्जाम्पल जैसे ये मैंने लिया जिसमें किसी का नाम हो, जैसे मैंने कहा अनु विष्णु, भाई ये जैसे एग्जाम्पल लिया अनु विष्णु, मतलब विष्णु के पीछे, विष्णु के पश्चात। अब यहाँ पर योग्यम थोड़ी ना आएगा, योग्यम मतलब उस ये इसकी एक तरीके से क्या होगी, इसकी विशेषता बता रहा है कि उसको रूपवान है, रूप योग्य है, वो गुण योग्य है, समझ गए। यहाँ तो योग्यम का मतलब ये है कि के साथ, वो गुण के साथ में, रूप के साथ में, लेकिन यहाँ पश्चात, विष्णु पश्चात, तो यहाँ पर रामस्य नहीं आएगी, में मुख्य शब्द क्या है, विष्णु, तो विष्णु, विष्णु और पश्चात, बस ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, विष्णु पश्चात। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेना चाहूँ मैं, तो हो जाएगा अनु, ठीक है। अगर मैं अनुगंगम लेता हूँ, वो गंगम और तरीके से भी लिखते हैं, वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस मुख्य शब्द है गंगा, तो ये हो जाएगा गंगो, गंगो और पश्चात, मतलब कि
गंगा के पश्चात, ये भी किसी का नाम है, तो लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। पश्चात का मतलब कब, जब किसी का नाम हो जिसमें किसी की सुंदरता बताए, जिसके किसी में गुण बताए, तो वो योग्य में आ जाएगा, उसकी योग्यता है, और ये इसका एग्जाम्पल है ना। डन। मैं चाहता तो ये एक ही बता सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के दोनों बताए, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है इस बार, क्योंकि सिर्फ अव्ययभाव अकेला ही आ रहा है इसलिए, तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ऐसे लास्ट छठे यहीं पर साथ में देख लो, अधि। अच्छा, गंगो होता है, वैसे ही गंगाया भी होता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये गंगाया ज़्यादा सही शब्द है, वैसे आपको ये वैसे कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कम ही शब्द आएगा, लेकिन ये थोड़े शब्द रूप एक दो याद करने पड़ेंगे, एक लाइन वाली षष्ठी विभक्ति की, ठीक है। रामस्य रामयो रामायण, वैसे ही गंगो नहीं होता, गंगाया शब्द वो, क्योंकि ये लता के अकॉर्डिंग शब्द रूप चलते हैं ना, इसलिए कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ लास्ट है अधि, बहुत ईजी है। देखो अधि है ना, इस अधि के अंदर सप्तमी विभक्ति आएगी, बात समझ में आ गई। अधि के अंदर कौन सी विभक्ति आएगी? सप्तमी। फिर समझ लो अधि में सप्तमी विभक्ति आएगी, और है बहुत ईजी, इसमें आपको जो फॉर्मूला लिखना है वो एक तो है सप्तमी विभक्ति, ठीक है, और इसके बाद में आपको लगाना है इति, बस इति लगाना है, और कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया, और वो आपके एग्जाम्पल है सपोज अधिहरि, अधिहरि आपके लिखा हुआ आ गया एग्जाम्पल, है ना। तो इसमें आपको क्या दे गया? अधि। इसका मतलब आप इसको क्या बनाओगे? सप्तमी विभक्ति हरि में मुख्य शब्द क्या है इसमें? हरि। तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी हरो, जैसे कि रामो, समझ पा रहे हो, रामो, वैसे हरो। तो यहाँ पर हरो विभक्ति हो जाएगी सप्तमी, और हरो इति, है ना इजी। वैसे ही मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, सपोज अधि विष्णु, ठीक है, अधि विष्णु। तो इसमें क्या देखा आपने? अधि देखा। तो अधि विष्णु, मुख्य शब्द क्या है? विष्णु। तो इसकी विष्णु की सप्तमी विभक्ति हो जाएगी विष्णो इति, हरो इति। तो ये था अपना बहुत ही छोटा सा प्यारा सा अव्ययभाव समास, और ये और चैलेंज है मेरा, गारंटी है इन्हीं एग्जाम्पल में से एग्जाम में एग्जाम्पल आएगा। जिसने आज का वीडियो देख लिया उसके 3 नंबर पूरे पक्के के डन है डेफिनेटली। बस 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एक ये और है 7वां। बस इन फॉर्मूलों को अलग से लिख के सबसे पहले एक पेज में चिपका के कहीं लगा लो, और रिवीजन करते रहो। 3 नंबर पक्के, जल्दी इसका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ओके।